हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम मज़ीद कुछ क्वेश्चंस करने के लिए जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट्स जो हमने आपको करवाए थे स्लोप के, ग्रेडियंट के और इंक्लिनेशन के, वो सारे फार्मूला यहाँ लिखे हुए हैं। तो हम क्वेश्चन को देखेंगे और फिर कॉन्सेप्ट यूज़ करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट्स हैव अ लुक क्वेश्चन नंबर 6। What is the inclination and slope of each of the following lines? Solution part number 1. क्या है part number 1? The bisector of the first and third quadrants. आपसे वो मांग रहा है inclination. आप जानते हैं हमने जितना भी इसका स्टडी किया है inclination का मतलब होता है एंगल निकालना, और हम अपने कोर्स में इंक्लिनेशन को, एंगल को अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको इंक्लिनेशन किसकी निकालनी है, यानी कि एंगल किसका निकालना है? फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट्स। आपने क्वाड्रेंट्स फर्स्ट ईयर मैथ में पढ़े थे, लेकिन एक दफ़ा फिर बता दूं, ये जो आपके पास एक्स और वाई एक्सिस होते हैं, इसमें ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब वो किसकी इंक्लिनेशन मांग रहा है? वो मांग रहा है द बाइसेक्टर ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। बाइसेक्टर का मतलब होता है इक्वली डिवाइड, यानी कि 50% इस तरफ, 50% इस तरफ। तो जनाब आपके पास ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये है थर्ड क्वाड्रेंट। आप क्या करें, इसको इक्वली बाइसेक्ट कर दें, या आपने इसको इक्वली बाइसेक्ट कर दिया। अब आप जानते हैं कि जो टोटल एंगल होता है एक क्वाड्रेंट का, वो 90 डिग्री होता है। तो हमने जो है वो कहाँ से कहाँ तक देखना है? हमने देखना है यहाँ से यहाँ तक। इंक्लिनेशन क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज एक्सिस में एंगल निकाला जाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की इंक्लिनेशन आपसे वो मांग रहा है। अब आपको पता है कि ये था टोटल 90 डिग्री। बाइसेक्टर का मतलब है इक्वली डिवाइड, इसका मतलब है कि 45 डिग्री यहाँ चला गया और 45 डिग्री यहाँ चला गया। हैंस आवर सॉल्यूशन इज, पहले पार्ट की जो इंक्लिनेशन आ गई, यानी कि अल्फा आ गया, वो आ गया 45 डिग्री, 45 डिग्री। और क्या मांगा था उसने आपसे? इंक्लिनेशन एंड स्लोप ऑफ द फॉलोइंग। स्लोप निकालने के लिए आप क्या करते हैं, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको इंक्लिनेशन यानी कि एंगल गिवन हो तो आप स्लोप कैसे निकालते हैं? ये लिखा हुआ है स्लोप फॉर्मूला व्हेन इंक्लिनेशन अल्फा इज गिवन, m इज इक्वल टू 10 अल्फा। तो m इज इक्वल टू 10 अल्फा। अल्फा आपने कितना निकाला है? 45 डिग्री। और अगर आप कैलकुलेटर में 10 45 डिग्री निकालेंगे तो आपको मिलेगा 1। तो जनाब आपका इस पार्ट का इंक्लिनेशन का आंसर क्या है? 45 डिग्री, और स्लोप का आंसर क्या आ गया? 1। This is our final answer. I hope you understand. Let's have a look of second part of question number 6. What is second part? Second part में लिखा हुआ है the bisector of the second and fourth quadrants. Solution part 2. ये है जनाब आपके पास क्वाड्रेंट। आपको बताया ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। अब बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? आधा उस साइड पे, आधा उस साइड पे। किसका बाइसेक्टर? सेकंड का और फोर्थ क्वाड्रेंट का। ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका बाइसेक्टर क्या बनेगा? ये लाइन बनेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इसकी इंक्लिनेशन क्या होगी? आपको पता है कि इंक्लिनेशन हमेशा कैसे निकाली जाती है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, यानी कि इसको ज़्यादा चाहिए कि पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपको एंगल चाहिए। आप जानते हैं कि एक क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, दूसरा क्वाड्रेंट भी यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है। बाइसेक्टर का मतलब है कि ये 45 डिग्री है। तो टोटल जो आपके पास इंक्लिनेशन का आंसर आएगा, अल्फा इज इक्वल टू 90 + 45। तो 90 + 45 होता है 135 डिग्री। दिस इज़ दी आंसर ऑफ इंक्लिनेशन। और हमने क्या करना है? हमने निकालना है स्लोप। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू 10 अल्फा।
अल्फ़ा हमने क्या निकाला है 135 डिग्री, तो tan 135 डिग्री जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा -1। दिस इज़ आवर आंसर। सही है जनाब। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे निकलता है एंगल, इंक्लिनेशन और फिर उसके बाद उसका स्लोप। चलें तीसरा पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, what is actually a third part is, थर्ड पार्ट है हमारे पास द एक्सिस ऑफ एक्स। एक्स एक्सिस, तो आपको मैंने जब थ्योरी पढ़ाया था इंक्लिनेशन का, तो मैंने आपसे कहा था कि अ लाइन विच इज एक्स एक्सिस और पैरेलल टू एक्स एक्सिस द एंगल और इंक्लिनेशन इज ऑलवेज 0 डिग्री। तो एक्स एक्सिस की जो इंक्लिनेशन होती है वो 0 डिग्री होती है और स्लोप m इज इक्वल टू tan अल्फ़ा। अल्फ़ा कितना है 0 डिग्री और tan 0 जो होता है वो 0 होता है। तो जनाब अगर आपके पास लाइन जो है वो x एक्सिस है तो उसका जो अल्फ़ा होता है, इंक्लिनेशन होता है, वो 0 डिग्री होता है और उसका स्लोप भी 0 होता है। एक पार्ट और भी है इस क्वेश्चन नंबर 6 का, वो भी हम करते हैं। क्या है जनाब क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट, द एक्सिस ऑफ y, एक्सिस ऑफ y। तो आपको मैंने बताया था सॉल्यूशन पार्ट 4 कि अगर लाइन y एक्सिस हो या फिर पैरेलल टू y एक्सिस हो, उसकी इंक्लिनेशन हमेशा 90 डिग्री होती है। और क्यों होती है वो मैंने थ्योरी पढ़ाते हुए बताया था। तो जिन स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो या जो लेक्चर पहली दफ़ा देख रहे हैं उन्हें चाहिए कि प्रीवियस लेक्चर देख लें तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एनीवे, तो y एक्सिस का जो इंक्लिनेशन होता है वो 90 डिग्री होता है और स्लोप क्या हो जाएगा y एक्सिस का, m इज इक्वल टू tan अल्फ़ा। अल्फ़ा हमारे पास कितना है 90 डिग्री, तो tan 90 डिग्री जो होता है वो इन्फिनिटी होता है। आप कैलकुलेटर में जब देखेंगे तो आपको मिलेगा मैथ एरर। क्यों होता है? इसलिए कि tan 90 डिग्री जो है वो अनडिफाइंड है और मज़ीद कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हो तो प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए। बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने एक पूरा लेक्चर जो है थ्योरी के ऊपर दिया था। एनीवे, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट्स हो गए। हमने इंक्लिनेशन और स्लोप निकालना था। तो पार्ट 4 का जो इंक्लिनेशन आया वो 90 डिग्री आया और स्लोप जो आया वो अनडिफाइंड आया। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। Question number 7, find the slope of the line joining each of the following pair of points. Part 1 3 7 and 2 9। स्टूडेंट इंतहाई आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कुछ पार्ट्स दिए हुए और कहता है कि आप इनका स्लोप निकालें। तो स्लोप निकालने के लिए अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन हो तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, ये लिखा हुआ है स्लोप फॉर्मूला व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये आपके पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो अब अगर आप स्लोप निकालेंगे तो स्लोप क्या बनेगा, y2 माइनस y1 9 माइनस 7 अपॉन x2 माइनस x1। 9 माइनस 7 होता है 2, 2 माइनस 3 होता है -1, तो आंसर आ गया -2। दिस इज़ द आंसर। तो आई होप कि कितना आसान काम है करने का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो। पार्ट 2 देखते हैं इसका। 5 माइनस 2 3,6, इसका भी स्लोप निकल जाएगा बहुत ही आसानी से। क्या फॉर्मूला होता है, y2 माइनस y1। अब ये ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन x2 माइनस x1। 6 प्लस 2 होता है 8, 3 माइनस 5 होता है 2, 2 4 ज़ा 8 माइनस 4। तो स्लोप इसका आ गया
m इज इक्वल्स टू -4। तीसरा पार्ट देखें, इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ कि ये बहुत ही आसान है। 5, 3, -2, 3। तो स्लोप क्या आ जाएगा m, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 3 माइनस 3 होता है 0, -2 -5 होता है -7 एंड 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज 0। तो इन 7 के हम 3 पार्ट्स के आंसर चेक करते हैं सबसे पहले, फिर बाकी पार्ट्स करेंगे। पहले का आ रहा है -2, दूसरे का आ रहा है -4, तीसरे का आ रहा है 0। यस, बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए आगे कुछ पार्ट्स कर लेते हैं मज़ीद, ताकि और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। लेट्स हैव अ लुक। नेक्स्ट पार्ट क्या है जनाब? नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है -1, 2 और -1, 5। तो वही बात, क्या फॉर्मूला होता है स्लोप का? ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। x1 ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। 5 - 2 होता है 3, -1 से 1 कट गया 0 एंड समथिंग अपॉन 0 इज ऑलवेज क्या होता है? अनडिफाइनेबल, इन्फिनिटी होता है। आप अगर कैलकुलेटर में 0 नीचे रखेंगे तो मैथ एरर आ जाएगा। मैथ एरर को हम कहते हैं इन्फिनिटी या अनडिफाइंड। पांचवा पार्ट देखें, -5 - 4, 1 - 2। तो स्लोप क्या आ जाएगा? ये x1 है, y1 है, ये x2 है, ये y2 है। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 4 में से 2 गए 2, 5 + 1 6, 2 1 = 2, 2 3 = 6, 1/3। यहाँ प्लस क्यों आया? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। आप इसको चेक कर लीजिएगा। पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है 0, 0 एंड a, b। बहुत ही आसान सवाल है। स्लोप कैसे निकलेगा? ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। b माइनस 0 हो जाएगा b, a माइनस 0 हो जाएगा a, तो b अपॉन a इज़ द आंसर। चलिए इसके भी आंसर चेक कर लेते हैं। तो इसका 4th पार्ट अनडिफाइंड था, इन्फिनिटी है। 5th पार्ट है 1/3 एंड 6th पार्ट है b अपॉन a। 100% करेक्ट आंसर। तो देखा आपने कितने आसान सवाल हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, फार्मूला आपको आता है तो कोई मुश्किल नहीं है। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। What is question number 8 is? In each of the following, the slope of a line is given. What is the slope of a line? Part A, parallel. Part B, perpendicular to it. Part 1, 2/3। स्टूडेंट इंतहाई आसान सवाल, 1 मिनट का सवाल है। अगर हम इसको कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर है तो वो कहता है कि मैं आपको एक लाइन का स्लोप दे रहा हूँ, आप दूसरी लाइन का स्लोप निकालो जबकि पैरेलल हो, गेरी कंडीशन, या परपेंडिकुलर हो। क्या लिखा हुआ है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द स्लोप ऑफ अ लाइन इज गिवन। स्लोप गिवन है। व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन? जब वो पैरेलल हो, जब वो परपेंडिकुलर हो। तो हम एक काम करते हैं, सॉल्यूशन इसको लेट कर लेते हैं कि भाई m1 है ये हमारे पास। m1 क्या है? 2/3। अब पैरेलल के लिए कॉन्सेप्ट क्या बताया था? यह आपके सामने लिखा हुआ है। 4th, इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप इज सेम, दैट इज m1 बराबर है m2। अगर 2 लाइन्स पैरेलल होती हैं तो उनका स्लोप क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। तो m1 बराबर हो जाएगा m2 के। तो m1 आपके पास जो है वो 2/3 है, तो m1 बराबर है m2।
दोनों का आंसर 2/3 आ जाएगा। तो अगर लाइन पैरेलल है तो स्लोप जो भी है वो ही रहेगा एज इट इज़, नो चेंज। दूसरी कंडीशन, ये तो आ गई पैरेलल की, सही है। ये आपके पास आ गया पार्ट ए का आंसर कि m1 और m2 बराबर है 2/3। अब बात करते हैं हम पार्ट बी के आंसर की। पार्ट बी में क्या लिखा हुआ है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के लिए आपके सामने ये चीज़ लिखी हुई है, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1, दैट इज m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1। तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है m1 m2 -1। m1 आपके पास क्या है? हमने क्या लेट किया? 2/3। m2 हमें चाहिए, तो ये 2/3 वहाँ जाके -1 से मल्टीप्लाई होगा तो उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3/2 आंसर आ गया। और इसका शॉर्टकट क्या है कि आपको अगर 2/3 दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर के लिए क्या हो जाएगा? इसको उल्टा करके माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कर दें। उल्टा करेंगे 3/2, माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करेंगे -3/2। चलिए अब हम देखते हैं इसका, तो ये इसके पार्ट बी का आंसर था। अब हम देखते हैं इसका पार्ट 2। पार्ट 2 क्या है जनाब? -7/2। तो वही बात, m1 आपके पास क्या है? लेट कर लें -7/2। अगर पैरेलल है तो m2 भी क्या होगा? -7/2। ये पैरेलल की कंडीशन है। तो पार्ट ए में जो m2 है वो सेम है, चेंज नहीं है। अब बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी का क्योंकि परपेंडिकुलर की बात हो रही है तो m1 मल्टीप्लाई बाय m2 बराबर है -1। m1 आपने क्या लेट किया है? सवाल को लेट कर लिया -7/2 इंटू -7/2 इंटू m2 हमें नहीं पता है -1। तो m2 -7/2 को वहाँ कर दें, माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा 2/7। तो अगर पैरेलल है तो स्लोप डजंट चेंज, परपेंडिकुलर है तो उल्टा कर दें, माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कर दें। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 3। सो आई होप यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि पैरेलल में स्लोप हमेशा बराबर होता है और परपेंडिकुलर में उल्टा हो जाता है माइनस की साइन से मल्टीप्लाई करके। लेट्स हैव अ लुक पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है? -1। तो अगर आप इसको भी लेट कर लें कि लेट m1 बराबर है -1, तो अगर पैरेलल है, ए पार्ट में लिखा हुआ है पैरेलल, तो m2 भी क्या हो जाएगा? -1। दैट इज, ये आंसर आ गया। अब बात कर लेते हैं पार्ट बी की। बी में आपके पास क्योंकि परपेंडिकुलर है तो फॉर्मूला लगेगा m1 इंटू m2 -1। m1 आपके पास क्या है? -1 इंटू m2 -1। m2 -1 मान जाके -1 से डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 1/1 जो होता है वो 1 होता है। तो अगर पैरेलल है तो स्लोप चेंज नहीं हुआ, और अगर परपेंडिकुलर है तो स्लोप जो है वो उल्टा हो गया, माइनस की साइन से मल्टीप्लाई हो गया। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 4 की। व्हाट इज पार्ट नंबर 4 इज? पार्ट नंबर 4 है जनाब 4। तो m1 आपके पास लेट कर लें 4 है, तो पार्ट ए में कहता है पैरेलल, तो m2 भी क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि पैरेलल में स्लोप सेम होता है। पार्ट बी में कहता है परपेंडिकुलर, तो फॉर्मूला क्या लगेंगे? m1 इंटू m2 -1। m1 आपके पास है 4, m2 आपको निकालना है, तो m2 क्या हो जाएगा? 4 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, -1/4। ये आपके पास आ गया आंसर। चलिए लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5 देखते हैं कि पार्ट नंबर 5 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। व्हाट इज पार्ट नंबर 5 इज? पार्ट नंबर 5 है 1/5। तो इसको हम लेट कर लें, वही बात, m1 बराबर है 1/5। तो पार्ट ए में m2 भी क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल में स्लोप बराबर होते हैं। ये 1/5 है तो इसका पैरेलल स्लोप भी 1/5 होगा। पार्ट बी के अंदर आप क्या करेंगे? फॉर्मूला यूज़ करेंगे m1 इंटू m2 -1। m1 आपके पास क्या है? 1/5। m2 आपके पास क्या है? -1। तो m2 इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा -5/1। -5/1 बोले या -5 बोले, बात एक ही है। इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8 इज? यस, 1/5 और -5।
सो आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ क्लास। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। अब हमने जो है वो एक्सेलरेट हो गए हैं, स्पीड पकड़ ली है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर तो सवाल जल्दी जल्दी हो रहे हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ स्लो शुरू हो जाएंगी, बट कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह होंगे। स्टूडेंट, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो जाऊं। मेरी वीडियोस को लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें और प्रैक्टिस करते रहें, नोट्स बनाएं और जो भी प्रॉब्लम हो तो काइंडली डोंट हेजिटेट, मुझसे ज़रूर पूछिएगा। तो स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।